वक्फ संशोधन बिल पर इंडी गठबंधन एक लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, एक लड़ाई आपस में भी लड़ रहा है। यह लड़ाई है मुस्लिम वोटों की। इस रेस में आगे निकलने के लिए राहुल गांधी आज बिहार पहुंचे। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी का यह बिहार दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है और राहुल गांधी यही मैसेज देना चाहते हैं कि वक्फ बिल पर कांग्रेस ही मुसलमानों की आवाज बन रही है, कांग्रेस के नेता ही सुप्रीम कोर्ट गए। बिहार दौरे पर आज राहुल गांधी ने क्या कहा, कैसे उन्होंने यह बताया कि बिहार में तो कांग्रेस दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों सबको हिस्सेदारी दे रही है। सुनिए एक बार। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 अपर कास्ट के लोग थे। अब हमारी नई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट में 2/3 ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के हैं। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। आपके युवाओं को हम राजनीति में लाकर, आपको हम राजनीति में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की यही टैक्टिक है कि भाई मुसलमानों के लिए तो खड़े हो जाओगे, भाई आपके साथ मैं ही खड़ा हूं क्योंकि उधर से एक मुश्त वोट आना है, और हिंदू को जो है वो बांट दो जातियों में और उसके बाद कहो कि तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं। खत्म, मामला हो गया सेट। राहुल गांधी की राजनीति नेक्स्ट लेवल पे जाती जा रही है। वो कब किस मुद्दे पर बात करते हुए किस मुद्दे पे चले जाएंगे किसी को पता नहीं। उनकी बातें समझना आज की डेट में बहुत आसान काम नहीं है। आज ही बिहार में राहुल गांधी पिछड़े समाज की हिस्सेदारी को लेकर बात कर रहे थे। भाई उसके लिए जो वो लॉजिक दे रहे थे उसको सुनने के बाद लोग वो 3 इडियट का डायलॉग याद कर रहे थे कि कहना क्या चाहते हो भाई। आप सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जो बड़ा वायरल हो रहा है। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपेडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। आप समझ पा रहे हैं? आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं लेकिन आप नहीं हैं राहुल गांधी के हिसाब से। आप आईआईटी के प्रोफेसर हैं लेकिन आप प्रोफेसर नहीं हैं, सच्चे प्रोफेसर नहीं आए राहुल गांधी के साथ। पहले राहुल गांधी तो तय कर लें कि आप नेता हैं, लेकिन आपको क्या नेता बनने से रोक रहा है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि बातें ही नहीं समझ में आ रही भाई, क्या कहना चाह रहे हैं। अस्पताल नहीं बनेगा, बन जाएगा तो लोन नहीं मिलेगा, लोन भी मिल जाएगा। अरे भाई क्या है। खैर ये सब जब चल रहा था तब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जो है वहां इन्हीं के कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर ली। राहुल गांधी की मौजूदगी में कुछ कार्यकर्ताओं के बीच पहले तू मैं हुई। इसके बाद बैठक से बाहर निकलकर दोनों गुट एकदम लपालप भिड़ गए। कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं का एक गुट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह के लिए चोर चोर के नारे लगाने लगे, जिसका अखिलेश सिंह के समर्थक ने विरोध किया तो पहले उसे दौड़ाया गया, फिर पकड़ के लात घूंसों से पीट दिया गया। वक्फ बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन विरोध खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए अब यूपी में वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर योगी की पुलिस फोर्स सख्त हो गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऐसे 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया है जिन्होंने शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर वक्फ कानून का विरोध किया था। ऐसा करने वाले हर प्रदर्शनकारी को अब 2 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड भरना होगा
और श्योरिटी देनी होगी कि वो अगले 1 साल तक किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। पुलिस का कहना है कि यह कदम शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। ऐसा ही नोटिस समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को भी भेजा गया है, जो वक्फ बिल विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुई थी। इसके बाद उन्हें लखनऊ में हाउस अरेस्ट भी किया गया था। अब पुलिस ने सुमैया राणा को नोटिस देकर 10 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड और 10-10 लाख रुपए के 2 श्योरिटी बॉन्ड जमा करने के लिए कहा है और आगे से वक्फ कानून विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने की हिदायत भी दे दी। नोटिस मिलने के बाद सुमैया क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। मैंने तो कहा मैं इस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको चैलेंज करूंगी कोर्ट्स में और वो अब आगे देखा जाएगा। आंदोलन तो है ही, अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम घर से बैठ करके उसको एहतिजाज करेंगे, लेकिन एहतिजाज तो इसका है, हम जिस लेवल पे कर सकते होंगे उस लेवल पे करें। आने वाले वक्त में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी समझा देता हूं। किसी भी बिल के खिलाफ जब भी कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसकी वैधता को 3 टेस्ट पास करने होते हैं। पहला, विधायी सक्षमता टेस्ट, यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, कि जहां भी यह बिल या नियम पारित कराया गया क्या उनके पास इसका संवैधानिक अधिकार था या नहीं बिल पास करने का। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट यह चेक करेगा। दूसरा, मनमाने ढंग से कानून पारित होना, यानी आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि आपने जो है वो गलत तरीके से बिना पूर्ण बहुमत के संवैधानिक तरीके को इधर उधर करके जो है वो बिल पास करा दिया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि कहीं वक्फ संशोधन कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि बिल के विरोध में यह दलील है कि यह बिल मुसलमानों से भेदभाव करता है, समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। अब 2 मामले तो आपको साफ दिख रहे हैं कि भाई जहां से पास कराया उसके पास अधिकार था या नहीं था, संसद से पास कराया ना भाई। दूसरा, गलत तरीके से कराया नहीं भाई, वोटिंग हुई बकायदा, उसका रिकॉर्ड है। तीसरा, मुसलमान का नैतिक अधिकार तो नहीं छीन रहा, नैतिक अधिकार है कि जहां उंगली रख देंगे वो मेरी जमीन हो जाएगी, ये नैतिक अधिकार है बॉस। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट तो गए हैं, वहां मुंह की खानी पड़ सकती है। सरकार का तर्क है कि कानून में मुस्लिम महिलाओं के हित संरक्षित किए गए और अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान करने का अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। सारा मामला इसी तीसरे पॉइंट पर टिका है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसे साबित कर देती है कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के मौलिक अधिकार नहीं छीन रहा, तो फिर वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, ये मान के चले। शायद मुस्लिम संगठनों को यह लग रहा है कि वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसलिए जब उनसे पूछा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कानून को सही बताया और आपके मुताबिक फैसला नहीं आया तो क्या कीजिएगा, इस पर वो यही संकेत दे रहे हैं कि फैसला मन मुताबिक आया तो ठीक, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी उनके लिए मायने नहीं रह जाएंगे। सुनिए जमायत इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी क्या कह रहे हैं। देखिए, किसी भी मुल्क में फैसला तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत या जो भी आखिरी फैसला होगा तो कानून की पाबंदी का तकाजा यही है कि अमल तो उसी फैसले के मुताबिक होगा। लेकिन अगर फैसला नामुनासिब है तो उसके खिलाफ अपनी राय रखना, उस पर तनकीद करना और उसकी गलतियां वाज़ेह करना, यह भी हर शहरी का, हर सिटीजन का हक है, हर सिटीजन का राइट है। तो इन 2 बातों में कोई तजाद नहीं है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अदालत फैसला कर देगी तो उसके बाद कोई भी सिटीजन क्या करे और क्या चाह रहा है उसके पास, नहीं मानेगा तो क्या करे भाई, फैसला तो अदालत का ही चलेगा, वही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर अदालत गलत फैसला करती है, पार्लियामेंट गलत फैसला करती है, कोई भी गलत फैसला करता है तो उस फैसले को गलत कहना यह भी सिटीजन का राइट है। हाँ तो कहते रहिए, गलत कहते रहिए, लेकिन फिर ये हंगामा ना कीजिएगा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए तो मान लीजिएगा, फिर ये मत कहिएगा गया है सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना वो सरकार के हिसाब से चल रहा है। वक्फ बिल पर कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो समझ चुके हैं कि अब वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ कोर्ट का रास्ता बचा है। इसलिए जमीयत उलमाए हिंद कह रही है कि वक्फ की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में लड़ी जाएगी। मौलाना अरशद मदनी को भी सुनिए। अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं मोदी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के वक्फ बिल को फुल सपोर्ट कर रही। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून की जमकर तारीफ की है। बोर्ड की अध्यक्षा शाइस्ता अंबर ने सरकार से गुजारिश की है
कि वो नए कानून के जरिए वक्फ की जमीनों को लूट लेने वालों को सजा दिलवाएं और वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए किया जाए। सुनिए। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। अब हम वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि पिछला जो कुछ भी नुकसान हुआ है वक्फ की जमीनों के साथ अब लूट मार ना होने पाए। जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उन नाजायज कब्जे को छुड़ाया जाए और जिन लोगों ने बेईमानी या कब्जा किया है उन जमीनों पे जांच की जाए और जो दोषी हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षा कह रही है कि भाई ये ठीक आया है बिल,